बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 चैप्टर नंबर 8 है अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इससे रेलिवेंट इसके अकाउंट्स के बनाने के फॉर्मेट्स को देखा था कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस तरह से बनता रहता है। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 होम असाइनमेंट के तौर पर भी एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 ये कंपैरेटिवली बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं, वो आप लोगों से हो गई होंगी। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखा जाए एग्जाम्पल नंबर 6 की, तो आपसे कहा गया है डिस्क्लोज द अबव इंफॉर्मेशन इन द नोट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए हम लोगों ने ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाकर देनी है उसे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड दोनों में फर्क है। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की बात करता है तो फिनिश्ड गुड को शामिल नहीं किया जाता, और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करता है तो फिनिश्ड गुड्स शामिल हो जाती हैं। फिर कहता है एज वुड अपीयर इन द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014। अब बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने के लिए आपके पास ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स होनी चाहिए। ये देखें इसका क्या फॉर्मेट था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए, आपके पास ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स होनी चाहिए। अच्छा, ओपनिंग फिनिश गुड्स आपको क्वेश्चन से मिल जानी है। परचेजेस अगर आपने कोई की जो कि ना होने के बराबर होती है, जो आप नहीं करते फिनिश गुड की परचेजेस, इसमें ऐड करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ऐसे ही है। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जानी है जो कि आपने स्टार्ट में यहाँ पर देखी, और इसमें से लेस करेंगे फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास आ जानी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेट। बेसिकली जो आपका आंसर है ना वो इतना सा है, बस ये। लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए आपको ये चीज बनानी पड़ी, और इसके लिए आप लोग आ गए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ऊपर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नीचे है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स वगैरह देखने हैं, उनके ओपनिंग क्लोजिंग देखने हैं। तो क्वेश्चन को देखिए हमें क्या क्या डाटा प्रोवाइड किया गया है। कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट है। नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू में से लेस होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सोया प्रोडक्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कुकिंग ऑयल। Following information is available with respect to purchases and overheads for the year ending 31st December 2014. देखिए raw material purchase including 17% sale tax which is, और बेटा इसमें ये अमाउंट शामिल है, और ये आपके पास रिफंडेबल है। क्या शामिल होना चाहिए था? नहीं, तो फिर मुझे एक्सक्लूड करना चाहिए। मैं रॉ मटेरियल परचेज के लिए ये वाली अमाउंट नहीं लेकर जाऊंगा, मैं इसमें से टैक्स को डिडक्ट करूंगा। अब आप सोचें अगर मैंने 17% टैक्स पे किया तो मैंने टोटल 117% अमाउंट पे की हुई है। 100% उसकी कॉस्ट, 17% उसके ऊपर टैक्स, तो टोटल अमाउंट मैंने पे कितनी की होगी? 117, 117%। तो ये जो अमाउंट है हमारे पास 60500, ये बेसिकली 117% है, और हमने फाइंड करना है इसका 100%। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास कितनी अमाउंट से आ जाएंगे? 51709। ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपने जाके लिखा है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद कहते हैं पैकिंग मटेरियल परचेज, और वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है विद प्रोडक्ट। ऊपर वैसे रॉ मटेरियल है, नीचे आपके पास पैकिंग मटेरियल यूज हो रहा है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल 70% एंड पैकिंग मटेरियल 30%। भाई आप चाहें आप अपने पैकिंग मटेरियल को अपने रॉ मटेरियल का पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग ना कर लें तब तक वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बनती। क्लियर? विदाउट पैकिंग आप उसे सेल नहीं कर सकते। तो आप अपनी इस रॉ मटेरियल की जो आपके पास पैकिंग मटेरियल है, इसको आप अपने रॉ मटेरियल का पार्ट बना सकते हैं। आप इसी में ही इसको शामिल कर लें 2050।
ये बात क्लियर हो गई। ये रॉ मटेरियल आ गया, ये आपके पास पैकिंग मटेरियल आ गया। अब उसने कहा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल, तो आप बताएं डायरेक्टली एक्सपेंस है या नहीं है रिलेटेड टू परचेजेस? तो डायरेक्ट परचेजेस का पार्ट बनना चाहिए। अब जब मैंने रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल दोनों को इकट्ठा कर दिया है, तो मुझे अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अलग करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी टोटल परचेजेस कितनी अमाउंट की हो जाएंगी? इन सबको ऐड करें, 54059। ये मेरी टोटल रॉ मटेरियल की परचेजेस हो जानी है। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? अच्छा, उसके बाद देखें बाकी चीजों के बारे में आपको बताया। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर की स्टेटमेंट में जाएं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रॉ मटेरियल के ये देखें 51709 2050 एंड 300 ये आपके पास आ गया। यहां तक की चीजें मैंने ऐड की, तो ये बेसिकली मेरी टोटल रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल परचेज आ गया है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब इसमें जाकर मैंने ओपनिंग रॉ मटेरियल एडजस्ट करना है। ओपनिंग रॉ मटेरियल अगर आप लोग देखें 1 जनवरी 2014 एंड 31 दिसंबर 2014, तो बेटा ये आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं। और ये आपके पास अगर आप पैकिंग मटेरियल देखें आपके पास कितना मौजूद है, रॉ मटेरियल देखें तो क्या टोटल मिलाकर टोटल मेरे पास कितना बन गया ओपनिंग रॉ मटेरियल? 5700, ऐसे ही है ना? तो ये 5700 आपके पास ये वाला आ गया। जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई 59759, और ये है रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब इसमें से लेस करना है हम लोगों ने क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग, जब ओपनिंग आपने इन दोनों को मर्ज कर दिया, तो आप इन दोनों के क्लोजिंग्स को भी मर्ज कर दें। 285 7780, तो आपके पास क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना आ जाएगा? 8065, और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू आपके पास आ गई 5169। क्या आपको ये बातें यहां तक क्लियर हो गई? अच्छा, इस चीज को ना हम लोग कुछ इस तरह से भी कर सकते थे कि आप अपने रॉ मटेरियल को अलग रखें और पैकिंग मटेरियल को अलग रखें। सबसे पहले आप यहां पर अपने पास लेकर आते रॉ मटेरियल परचेज। तो देखिए रॉ मटेरियल परचेज कितने का किया हम लोगों ने? 5170 इस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी पे की हमने? 300 का 70% तो 10 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये बात क्लियर? अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास ये टोटल रॉ मटेरियल की परचेज कितनी हो गई? 51919। ये क्या है आपके पास? रॉ मटेरियल परचेज्ड, ये आपके पास आ गया टोटल उसकी वैल्यू। ये बात क्लियर? अब इसमें से रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस ऐड करें, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कितना आया? 5000, वो इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करें 5000, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5699। सॉरी, ये ऐड करना है 56919। ये है रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंज्यूम। इसमें से लेस करें क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अब क्लोजिंग रॉ मटेरियल आपके पास कितना आया? 7780। ये लेस किया, ये है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और ये कितना आ जाएगा? 4913। ये आपके पास आ गए जस्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब देखें
पैकिंग मटेरियल भी आपने अपनी प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट बनाना है। क्यों? डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद प्रोडक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब इसको देखेंगे, हमने कितनी अमाउंट से परचेज किया, उस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30% 90 की। तो भाई पैकिंग मटेरियल परचेज ये कितनी अमाउंट से हमारे पास आ गया, 2050 प्लस 90 2140। आपने यहाँ पे लिख दिया 2140। इसमें आपने ऐड किया ओपनिंग पैकिंग मटेरियल, और ये ओपनिंग पैकिंग मटेरियल आपके पास आया 700। ये आपने ऐड कर दिया इसमें से, और इसमें से लेस किया क्लोजिंग पैकिंग मटेरियल। क्लोजिंग पैकिंग मटेरियल कितना है, 285। और ये है पैकिंग मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम, और ये वैल्यू कितनी है, 2। और जब इन दोनों को ऐड किया तो ये एग्जैक्ट हमारे पास रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल कंज्यूम्ड टोटल कितना हो गया, 51694। और यही आपने यहाँ पर बताया था 51694। क्लियर हो गई बात? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अलग से, पैकिंग मटेरियल कंज्यूम्ड अलग से, और दोनों को मर्ज कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और ये दोनों ही डायरेक्ट मटेरियल्स हैं। ओके, यहाँ तक कोई। अब देखिए, अब हमने डायरेक्ट लेबर को देखना है। अब क्वेश्चन को देखिएगा, आपको रेंट के बारे में बता दिया, कहाँ जाएगा रेंट, फैक्ट्री ओवरहेड, सैलरीज एंड वेजेस। भाई ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट भी बन सकती हैं, ये फैक्ट्री ओवरहेड में भी जा सकती हैं, और ये आपके एडमिन स्टॉक का हिस्सा भी बन सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का हिस्सा भी बन सकती है। जहां पर अगर बात करें, और इसी तरह रेंट भी इसने फैक्ट्री ओवरहेड में जाना है, या फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बन सकता है। अदर वेरिएबल ओवरहेड्स उससे पूछ लेंगे इसके बारे में। अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स ये भी उसने खुद बताने हैं कि इनका ताल्लुक किस चीज से रेलिवेंट है। अदर इंफॉर्मेशन कहता है ब्रेकअप आपको बताता हूँ रेंट के बारे में। अब रेंट टोटल हमने कितना पे किया, कहते इसमें से ये देखें, इस सारे का टोटल 2700 बनता है। पहले रेंट के बारे में बता रहे हैं। अब कहते इसमें से जो 2000 है ये तो फैक्ट्री से रेलिवेंट है, फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर दूंगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर दिया। कहता है 500, कहते हैं 500 में से ये वेयर हाउस का रेंट है, जहां पर हमारे रॉ मटेरियल्स फिनिश्ड गुड्स वगैरह मौजूद होती हैं। कहता है कि इस 500 में से जो 50% है ये रॉ मटेरियल वहां पे पड़ा हुआ है वेयर हाउस में, 10% हमारा पैकिंग मटेरियल है, और 40% हमारे पास फिनिश्ड गुड्स है। बेटा हमेशा याद रखिएगा, अगर वेयर हाउस की कोई बात करे और खामोश रहे कि ये वेयर हाउस कौन से काम के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फिर हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये वेयर हाउस फॉर फिनिश्ड गुड्स है, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेकिन अगर वेयर हाउस आपके पास आपके रॉ मटेरियल के लिए है, तो फिर ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। अगर वेयर हाउस का रेंट रॉ मटेरियल के लिए है, रॉ मटेरियल की स्टोरेज के लिए है, तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। अगर वेयर हाउस फिनिश्ड गुड्स की स्टोरेज के लिए है, तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है। क्लियर? अब आप देखें तो भाई पैकिंग मटेरियल भी तो मेरे पास, मैंने डायरेक्ट कॉस्ट शामिल कर दी। तो पैकिंग मटेरियल है चाहे रॉ मटेरियल है, मतलब टोटल यहां से 500 का 60% ये मैं चार्ज करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स को, और रिमेनिंग 40% जाके चार्ज करूंगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। क्लियर? तो 500 का 60% कितना बन जाएगा,
2000 ऊपर वाला फैक्ट्री ओवरहेड को जाएगा और इस 500 में से 300 फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करेंगे और रिमेनिंग जो 200 है वो शेल्फ स्पेसिंग इन सुपरमार्केट, ये प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एक्सपेंस है, ये भी मेरे पास प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो आपने वहां पर देखा होगा डिफरेंट ब्रांड्स मौजूद होते हैं और एक ब्रांड का अगर एक शेल्फ मौजूद है तो उसमें सिर्फ उसी के प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि यूनिलीवर, तो उसी के प्रोडक्ट्स आपको वहां पे नजर आएंगे। वो बेसिकली ऐसा है कि जैसे हम लोग एक मार्केट में एक शॉप रेंट पर ले लेते हैं और उसमें अपनी प्रोडक्ट्स रखते हैं, सुपर मार्केट के अंदर उनको शॉप्स नहीं मिलती, उनको शेल्फ की जगह मिल जाती है और वो शेल्फ उनकी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रही होती है। ओके, और उसके लिए उन्होंने रेंट पे करना होता है। ये बात समझ आ गई? तो वो तो प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए है, जो उनकी प्रोडक्शन के लिए है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट आके बनेगा। ओके, हो गई ये बात? अच्छा, तो यहां पर देखें भाई 2700 का ब्रेकअप हमें पता चल गया कि हम लोगों ने 2000 प्लस 300 2300 फैक्ट्री ओवरहेड में रेंट जाके चार्ज करना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले आप लोग रेंट फैक्ट्री देखें 2000 एंड रेंट वेयर हाउस देखें 300। ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट, रेंट के बाद और कौन सा एक्सपेंस है? सैलरीज एंड वेजेस। उसने हमें क्या कहा? कहता है ब्रेकअप ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, अदर वेरिएबल्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड इज एज फॉलोज। सबसे पहले बात करते हैं सैलरीज एंड वेजेस के। कहते हैं भाई आपने इसको एलोकेट करना है मैन्युफैक्चरिंग में, और कहते हैं टोटल सैलरीज का 60% मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को दे दो और 40% प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर दो। अब देखें टोटल सैलरीज हैं कितनी? 2500 का 40% 1500, ऐसे ही है ना? सॉरी 1000, 1500 तो उसका 60% है ना, 1000। बेटा ये 1000 तो चला जाएगा प्रॉफिट और लॉस, बाकी कितना बचेगा? तो उसने कहा कि भाई और भी मेरी बात सुन लेना, या 1500 डायरेक्ट लेबर ना लिख देना। कहते हैं इसमें से मैन्युफैक्चरिंग सैलरीज इंक्लूड, मतलब ये 1500 2500 टोटल नहीं। ओके, इस कहते हैं 60% को जब तुम फाइंड कर लो, इसमें शामिल है 70% डायरेक्ट वेजेस of laborers working in factory which vary with the level of, तो भाई बाकी 30% वो इनडायरेक्ट है। तो 1500 का 70% 1050, ये मेरी डायरेक्ट वेजेस है, ये आ गई डायरेक्ट लेबर। और जो रिमेनिंग 450 है वो इनडायरेक्ट वेजेस है और पार्ट बन जाएंगी फैक्ट्री ओवरहेड। सैलरीज एंड वेजेस समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा। अब कहते हैं अदर वेरिएबल ओवरहेड्स। देखिए कितने थे? कहते हैं 5000 का 80%, मतलब 4000 ये मैन्युफैक्चरिंग को चार्ज करो और 1000 प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जाके चार्ज करो। ये वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ये आपके हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। ये 4000 आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएंगे। ये आ गए अदर वेरिएबल ओवरहेड। और फिक्स्ड ओवरहेड की क्या बात करता है? 60-40, और टोटल हैं कितने? 1500। तो 1500 का अगर हम लोग 40% चार्ज करें 600, वो चले जाएंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, और रिमेनिंग 900 हम लोग चार्ज करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स को। ये बात समझ आ गई सब? कोई इशू? अच्छा, अब देखें क्या ऐसा नहीं है कि भाई
इस सारे पैसे से हम लोग डील कर चुके हैं, ये ब्रेकअप भी सारे हम लोग देख चुके हैं, सैलरीज ओवरहेड्स वगैरह के ब्रेकअप भी हम लोग देख चुके हैं। कहता है भाई नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल हमारे पास 45,000 यूनिट्स हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर कितनी हो गई है 40,000 की। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरीज आर एज फॉलोज। अब ये ओपनिंग इन्वेंटरीज हमने ये वाली तो देख ली, अब हमारे पास क्या फिनिश्ड गुड्स एंड, भाई फिनिश्ड गुड्स का ताल्लुक किस चीज से है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। और वर्क इन प्रोसेस का ताल्लुक किस चीज से है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। लेकिन इसकी बात सुने, कहता है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 200,000, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 200,000। कहता है 2013 में ये 300,000 थी, मतलब मैं कौन से ईयर में मौजूद हूं, तो ये 13 वाला तो मेरा ओपनिंग हो जाएगा। कहते हैं ओपनिंग बैलेंस में 300 और क्लोजिंग बैलेंस में 200 आर कंसीडर्ड एज ऑब्सोलीट एंड शुड बी फुली। अब आपके पास आपकी गुड्स खराब हो चुकी हैं, क्या आपकी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी, तो बेटा आपने फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री में से ओपनिंग में से माइनस कर देना है 300, ये अमाउंट इन ₹1000 है ना, तो आपने 300 माइनस करना है और क्लोजिंग में से माइनस कर देना है 200। हमेशा करंट ईयर की इंफॉर्मेशन बता रहा होता है, तो ये करंट ईयर की इंफॉर्मेशन बताई 200। फिर कहता है भाई 2013 में ये 300 थी, तो 2013 का बैलेंस क्या मैं अगले साल ओपनिंग के तौर पे नहीं लेकर आया, तो जब वो ऑब्सोलीट है तो क्या मुझे माइनस नहीं करनी चाहिए ओपनिंग में से, ओपनिंग में से मैं 300 माइनस कर दूंगा और क्लोजिंग में से मैं 200 माइनस कर दूंगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा फिर क्या कहता है, कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इंक्लूड्स गुड्स कॉस्टिंग ₹75 which were damaged due to flood and can only be sold at 60%। तो भाई टोटल कॉस्ट उनकी और 60% किसका, तो भाई 75,000 का अगर मैं 60% फाइंड करूं तो उसकी सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो 45,000 उसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है। इसके ऊपर उसने किसी किस्म का कोई लॉस या एक्सपेंस नहीं बताया, ऐसा ही है ना। तो बेटा यही 45,000 ही उसकी एनआरवी है। मैंने उसको कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि रिकॉर्ड किस पर होना चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो एनआरवी कम है, मुझे रिकॉर्ड 45,000 रुपए पे करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है जैसे इन्वेंट्री को मैंने ओवर स्टेट किया हुआ है, कितनी अमाउंट से मैंने इसको ओवर स्टेट किया हुआ है, तो 30,000 से मैं अपनी इन्वेंट्री को डिक्रीज कर दूंगा। कौन से वाली, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एनआरवी लॉस। आप देखें जी, अच्छा ओपनिंग को कर दिया, क्लोजिंग वाले ने होना है। अब बेटा इस ऐसा करने का क्या मकसद, बेटा यहाँ पर आ जाते हैं हमारी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट प्रूडेंस, कि एसेट्स को ओवरस्टेट ना। मुझे पता है कि यार इस इन्वेंट्री ने 45,000 में सेल हो जाना है, तो इसने मुझे बेनिफिट 45,000 का देना है, जबकि मैंने इन्वेंट्री को उसकी कॉस्ट के ऊपर 75,000 से रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मैं इन दोनों में से, कॉस्ट में से, और इसे कहा जाता है NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री के टॉपिक में, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन दोनों में से जो अमाउंट स्मॉलर होती है ना, इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग उस पर होती रहती है। ये बात समझ आ गई है। तो भाई मैं कौन सी अमाउंट के ऊपर अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करूं, 45,000 पर। मैंने अभी कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है उसे, तो कितने का डिक्रीज लेकर आऊं कि ये 45 पर आ जाए, तो आके 30 का डिक्रीज कर। ये बात क्लियर हो गई। तो अब आप लोगों के पास फिनिश्ड गुड्स
ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 2662 और क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स का 3932। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा अगर आप लोग यहाँ पर गौर से देखें, आप लोग यहाँ तक पहुंच गए, ये आप लोगों को फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल गए टोटल, राइट, और ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट बन गई। इसमें ये प्राइम कॉस्ट शामिल की आपने तमाम फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ये आपको मिल गई फैक्ट्री कॉस्ट। इस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपने ऐड कर दिया और इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं था, ये जैसा गिवन था 1950 हमने वैसा ही इसको ऐड कर दिया। ये हमारे पास ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू बनी इसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हम लोगों ने माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने यहां से उठाई और इसको लेकर आ गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में। इसमें ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स हम लोगों ने ऐड कर ली, परचेजेस कोई नहीं थी, ये है गुड्स अवेलेबल फॉर, इसमें से क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स हम लोगों ने माइनस कर दी 3932 और हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। देखिए 75,000 का उसने कहा था 60%, तो मतलब 40% का डिक्रीज हुआ ना वैल्यू में, तो इसलिए उसने 75,000 का 40%, तो बेसिकली अमाउंट वही 30 ही आ रही है हमारे पास जो हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। और इनमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन ये आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, राइट। अच्छा अब बताएं बेटा इस चैप्टर इस क्वेश्चन में कोई इशू, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आप लोगों से बन जाएगी। अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बेटा ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ना, जहां पर आपकी एग्जांपल नंबर 4 स्टार्ट हो रही थी, इससे पहले ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आपने इसको स्टडी करना है। यहां से ये जर्नल एंट्रीज मैंने आप लोगों को समझानी है, आपने अभी ये जर्नल एंट्रीज नहीं सॉल्व करनी, ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में। आपने यहां से करना है, ये जो थर्ड पॉइंट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखा हुआ है ना, आपने इसका पर्पस देखना है। अच्छा ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसका पर्पस, इसमें सेपरेटिंग प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है और कौन सी नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाती है और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाती है। आपने ये पढ़ लेना है। फिर रिपोर्टिंग प्रॉफिट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहले प्रिपेयर होता रहता है, उसकी मदद से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है और हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आते हैं। तो उसने ये आपको ना फॉर्मेट बता दिया, तो ये फॉर्मेट तो आप लोग वैसे ही सॉल्व कर चुके हो। फिर कहता है हमारे पास पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। कल मैं आपके साथ ये इसकी डिस्कशन कर लूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों ने सॉल्व कर ली थी, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपकी सॉल्व हो चुकी थी और एग्जाम्पल नंबर 6 हमने और सॉल्व कर दिया। तो थोड़ा सा है स्टडी के लिए जो कि आप लोगों ने रीड करके आना है और एग्जाम्पल नंबर 6 को एक मरतबा फिर से आपने सॉल्व करके आना है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। चलें, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।